आदाब, मेरा नाम है अब्दुल मजीद आबिद। मैं इस वक़्त अमरीका में मुकीम हूँ। मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्ताल और उससे पहले कुछ अरसा स्काउट कैडेट कॉलेज मद्रासी में पढ़ा और हमारे साथ आज हैं हसन मिराज। जनाब जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? जिस तरह वो ओपन हुआ मुझे चाँद फ़तेह अली खान साहब याद आ गए। वो भी इंतहाई पुरजोश तरीके से अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान से शुरू करते हैं। जनाब बहुत सी बातें और ज़ाहिर है दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गईं। आपने ज़िक्र किया था मेस वेटर का और बात हम पहले बार्बर्स की कर रहे थे और उसके बाद मेस वेटर ये जो मेस वेटर होते हैं, ये मेरे फ़ौज का भी तजुर्बा है। कि ये बाकायदा जिन्हें कहा जाता है ना कि गुमनाम से किरदार होते हैं, तो ये लेकिन ये हमारे साथ शख़्सी हैसियत में हमारी मेमोरी में रहते हैं ये। तो पीएफ कॉलेज में हम लोग मुख्तलिफ हाउसेज़ जो थे वो अपनी-अपनी जगह पे बैठते थे और इसका चूँकि वो ज़ाहिर है सारा कॉलोनियल वो हैंगओवर तो था ही, तो वो चाचे हम इनको चाचा कहते थे, चाचों की एक बाकायदा फ़ौज होती थी, तो वो हर हाउस को 2 वेटर्स ऑथराइज़ थे जो कि पूरी सर्विस किया करते थे। कभी-कभार वो 2 से 3 हो जाते थे। इसी तरह जब डिनर नाइट्स वगैरह होती थी तो वो 3 से 4 हो जाते थे। लेकिन इन्हीं के ज़िम्मे था प्लेटें लगाना और इन्हीं के ज़िम तो आज तक जो कुलिनरी एसोसिएशन है मेरी वो इन्हीं चाचों की तरतीब से नमूँ पाती है। यानी कि अगर मुझे पता है कि उबले हुए चावलों के साथ कढ़ी पकौड़ा खाया जाता है, ठीक है? और एक इसमें ये फैक्ट हो सकता है कि पकौड़े अलग से सर्व हो सकते हैं, कढ़ी अलग से सर्व हो सकती है। तो ये इसलिए है कि चाचा अहमद शेर और चाचा याकूब जो थे, वो हम सबकी प्लेटों में आके राशन ज़दा पकौड़े रख जाते थे और उसके बाद चावलों की सर्विंग होती थी और कढ़ी की सर्विंग होती थी, ठीक है? तो अब ये आपकी मैनेजमेंट थी कि आपने कैसे उन 2 या 3 पकौड़ों के साथ पूरा अपना खाना मुकम्मल करना है, ठीक है? सो ये और ये बड़े मतलब इन्हें पता होता था कि कौन-सा जो लड़का है वो होमसिक है या कौन-सा मतलब लड़का जो है वो और इनकी अपनी मैनेजमेंट थी। ये कभी-कभार देख लेते थे कि भाई ये बंदा उदास है, अगर वो उदास है तो चुपके से उसके पास ये एक और खीर की बोल स्वीट का ला के रख देते थे कि भाई ये चीज़ मैंने बाद में फ़ौज में भी देखी कि मतलब हम जब यूनिट में जाते थे तो वहाँ पे जो पुराने वेटर्स होते थे फ़ौज में ये होता है ना कि कंसाब से खाना शुरू होता है यूनिट में, तो जब तक वो सेकंड लेफ्टिनेंट के पास आता है तो सिर्फ़ गर्दन की बोटियाँ बच जाती हैं चिकन की, ठीक है? तो या शोरबा होता है तो वो बेचारा शोरबे के साथ ही जितनी देर में कंसाब खाना खाते हैं, वो खाना खा के अपने टेंट में चला जाता है। तो फिर ये जो पुराने वेटर्स होते थे ना, चाचा सुल्तान हो गया, चाचा आरिफ हो गया, ये फिर पीछे से आते थे टेंट में और आपके लिए दूसरा खाना सर्व तो आप कहते थे चाचा ये वो कहते थे ਮੈਨੂੰ पता साहब ਤੁਸੀਂ नहीं खाता ए खाओ यैशी करो। तो इसी तरह मतलब ये इनका बड़ा वो था और ये आज भी ज़ाहिर है अब इस वाक़ये को 30-32 साल गुज़र गए हैं, आज भी अगर पीएफ कॉलेज आप जाएँ, तो ये पहचान लेंगे आपको। पुराने टीचर्स जो हैं वो अलबत्ता हो सकता है कभी-कभार ज़ाहिर है वो क्योंकि वो 1 साल के लिए या 1 सब्जेक्ट के लिए वो करते थे और फिर इतना वो है लेकिन समहाउ इन लोगों की एसोसिएशन जो थी वो और तरह से थी और ये बेहद खूबसूरत और मतलब बड़ा एक ह्यूमेन सा कनेक्शन था ये। ये आप इन्हें पता होता था कि जिस दिन आप उदास हैं इन्हें पता होता था जिस दिन आप खुश हैं और फिर वो ज़ाहिर है एक पूरा एयर फ़ोर्स में जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती थी पेप्सी वगैरह, तो एयर फ़ोर्स ने इनका एक अपना अल्टरनेटिव इजाद किया हुआ था, उसको टॉप्सी कहते थे। यानी कि एयर फ़ोर्स ने अपने ही अंदर एक बेसिस में एक वो लगाया हुआ था ये बॉटल्ड प्लांट, तो वहाँ से टॉप्सी तो जो पेप्सी की बोतल उस वक़्त ₹2.5 की बाज़ार से मिला करती थी, वो एयर फ़ोर्स को पड़ती थी को तकरीबन 75 पैसे की, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए इसका जो मतलब को डिनर नाइट होनी है, म्यूज़िकल नाइट हो रही है, तो उसके ऊपर टॉप्सी का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो ये भी एक अब तो एयर फ़ोर्स में वो ख़त्म हो गई है और इसी तरह हम फिर जो रूटीन होती थी वो हम सवेरे उठते थे और सुबह उठ के पहला काम हम पीटी पे जाया करते थे और पहला फ़ॉलन या पहली फ्लाइट जो थी वो पीटी की होती थी। सब लोग नीचे इकट्ठे होते थे, पीटी पे चले जाते थे, पीटी से वापस आते थे तो ऐसे 20, 25, 30, 40 मिनट की एक विंडो होती थी, उसमें सब लोगों ने चेंज करके वर्दी पहन के जो है वो
नीचे मेस में जाना है और फिर ब्रेकफ़ास्ट है और फिर ब्रेकफ़ास्ट के बाद आप वहाँ से खड़े होके एक ग्रुप में आप एकेडमिक ब्लॉक को चले जाया करते थे क्योंकि रेज़िडेंशियल एरिया और मेस एक तरफ था और एकेडमिक ब्लॉक तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था, तो हम चल के जाया करते थे। एक उसमें जो खूबसूरत बात थी, जो कि बाद में एकेडमी में भी वो किसी हद तक दोहराई गई। अ, हर हम लोग जब पढ़ रहे थे वहाँ पे तो उस वक़्त जुमे को छुट्टी हुआ करती थी। तो हफ़्ते के रोज़ जब अगला मतलब हफ़्ता शुरू होता था और बाद में सब्सिक्वेंटली संडे हो गया। संडे मंडे और हफ़्ते वाले दिन अ, वो पूरा ग्रुप ऑफ पीपल जिसको हम फ्लाइट बोलते थे एयर फ़ोर्स में, वो हॉल्ट करता था लेटर बॉक्स के सामने और एक लड़का तमाम बच्चों से खत लिया करता था और वो खत इकट्ठे पोस्ट किया करता था। एक तरह से ये मैंडेटरी था कि आप अपने घर खत लिखेंगे हफ्ते में 1 दफ़ा और मंडे को या सैटरडे को जो पहला दिन है हफ्ते का, उसमें आप वो खत पोस्ट किया करेंगे। तो जब मतलब शुरू-शुरू में लोग लंबे-लंबे खत लिखा करते थे। फिर मैट्रिक में जो लोग होते थे वो घरों को लंबे खत नहीं लिखा करते थे, वो किसी और तरफ लंबे खत लिखा करते थे। तो कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि चूँकि वो एक रिक्वायरमेंट थी, मतलब संडे को या फ्राइडे नाइट को जो भी छुट्टी होती थी, उस नाइट को जो प्रेप होती थी उसमें जब हाउस मास्टर आते थे तो ये रिक्वायरमेंट थी कि आपने मतलब खत लिखा हुआ, पता लिखा हुआ, ब्लू कलर का एनवेलप होता था, वो आपने उल्टा करके मेज़ के ऊपर रखना है ताकि हाउस मास्टर देख ले कि आपने चिट्ठी लिखी है। तो बहुत से लोग खाली लिफ़ाफ़े या कुछ इस तरह की चीज़ें खाली अंदर से सिर्फ़ वालिदैन को तसल्ली। ज़ाहिर है ये वो वक़्त है, ये प्रभात भी होता है ना, ये उम्र का एक ऐसा हिस्सा होता है, आप थोड़े-से बगावत कर रहे होते हैं, थोड़े-से फ़रसूदा निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे होते हैं, तो वो नक्श-ए-कुहना और आवाज़-ए-नौ का मामला होता है। सो लोग बगावत भी कर रहे होते हैं कि नहीं खत लिखना घर वग़ैरह-वग़ैरह। सो और ये फिर बाद में एकेडमी में भी ये पैटर्न मैंने देखा, पता नहीं लिखी जाती है चिट्ठियाँ या नहीं लिखी जाती। सो उसके बाद आप एकेडमिक ब्लॉक चले जाते थे, फिर एकेडमिक ब्लॉक से हम वापस आते थे तकरीबन 2 बजे। गर्मियों में बाकायदा द द मेस आ जाते थे और मेस में फिर लंच के बाद आपके पास गर्मियों में चूँकि दिन लंबे होते थे, 2-1 घंटे की सिएस्टा होता था जिसे कैलूला कहा जाता है और सर्दियों में तकरीबन 40-45 मिनट की इन हाउस एक्टिविटीज़ होती थी, उसके बाद गेम्स हो जाती थी। गेम्स जो हैं वो सनसेट से पहले ख़त्म हो जाती थी और फिर उसके बाद नमाज़ मगरिब मगरिब की जो नमाज़ थी वो थ्रू आउट द ईयर कंपल्सरी थी और फिर मगरिब की नमाज़ के बाद जो है वो एक प्रेप होती थी या 2 प्रेप्स होती थी और उसके बाद डिनर और डिनर के बाद 1 आधा घंटा और इन हाउस एक्टिविटीज़ का और उसके बाद लाइट्स आउट हो जाती थी। ये एक था। गर्मियों में ये हो जाता था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन लंबे होते थे तो स्पोर्ट्स पे जाने से पहले, गेम से पहले प्रेप एक हो जाती थी और दूसरी प्रेप जो थी वो मगरिब की नमाज़ के बाद होती थी। सर्दियों में अलबत्ता दिन छोटे हो जाते थे, तो दोनों प्रेप्स जो थी वो कंबाइन हो जाती थी। ये एक स्केड्यूल था। मगरिब की नमाज़ की जो सेंट्रैलिटी है ये सन 50 से पीएफ कॉलेज में चल रही है और ये एक बड़ी मतलब एक साफ-सुथरी सी एक ब्रेक आपको मिलती थी। तमाम लोग भागते थे। इस ब्रेक से मतलब ये मगरिब की नमाज़ की जो एक्सेप्शन थी, वो किन लोगों को थी? मगरिब की नमाज़ सिर्फ़ उन लोगों को एग्ज़ैम्प्ट थी जो कि किसी न किसी टीम कॉलेज टीम का हिस्सा थे। कॉलेज टीम के जो स्पोर्ट्समैन थे वो चूँकि देर तक खेला करते थे, तो वो कभी-कभार हम नमाज़ पढ़ने जा रहे होते थे, तो वो नमाज़ पढ़ के आ रहे होते थे और हम उनको बहुत रश्क से देखते थे, कि यार ये कैसे लोग हैं जिनको ये वाली एग्ज़म्पशन मिली हुई है। क्योंकि उन्होंने गेम्स के बाद भाग के वापस नहीं आना, भाग के नहाने नहीं जाना, भाग के उन्होंने मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़नी। वो अपने टाइम से आते थे और वो फिर सीधा प्रेप जॉइन करते थे या डिनर जॉइन करते थे। तो यहाँ से मुझे वो एक जो और फिर बाद में जब ज़ाहिर है मेरी गुफ्तगू जो है वो कोरिलेट करती है मिलिट्री प्रैक्टिस को भी। फ़ौज में फिर मैंने देखा कि खिलाड़ियों को बहुत सी ऐसी सहूलतें हैं जो मतलब वो नॉर्मली बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं फ़ौज में जो कभी वर्दी नहीं पहनते। बल्कि जिस दिन वो वर्दी पहनते हैं पूरी पलटन को पता लग जाता है कि आज इन्होंने वर्दी पहनी है। क्योंकि उन्होंने इतनी मज़ाक़-ख़ेज़ तरीके से वर्दी पहनी होती है, ठीक है। फिर उनकी सारी-सारी उम्र ट्रैक सूट में गुज़री होती है। फिर एक्स्ट्रा डाइट उनको मिला करती है। फिर वो जो बिल्कुल स्टार प्लेयर होते हैं ना जैसे मतलब हमारी यूनिट जो थी वो 32-33 साल से वॉलीबॉल नहीं हारी थी। तो हमारे सीईओ का कमांडिंग ऑफिसर का सबसे बड़ा डायलेमा ये होता था कि चैलेंज ये था कि उसने वॉलीबॉल की टीम को नहीं हारने देना। तो वो वॉलीबॉल की टीम को बिकॉज़ जब भी कोई पुराना 20 साल पुराना, 30 साल पुराना अफ़सर कॉल करेगा, पहले ये पूछता है, "आई होप दिस ईयर यू हैव वॉन द वॉलीबॉल चैंपियनशिप।"
तो उसके लिए बड़ा ये कौन तो अब वॉलीबॉल की टीम के जो खिलाड़ी थे, नईमुल्लाह एक हमारा खिलाड़ी हुआ करता था, अकबर भोला होता था, तो ये स्टार्स थे। तो बिल्कुल जैसे ये रेड कार्पेट मतलब वॉलीबॉल के मैच शुरू होने हैं तो इन्होंने आना है यूनिट में और उसके बाद ये लंबी-लंबी छुट्टियों पे रहते थे, 2 महीने छुट्टी चले गए। मतलब जंग भी लग जाती थी, जब 2002 की एस्केलेशन हुई, जंग लगी तब ये लोग बाकायदा आए, तो पहली दफ़ा इनको आर्टिलरी गन्स के नज़दीक देखा गया और इनको बिल्कुल मतलब बट द 2002 की जो वॉर है उसके ऊपर तो मतलब वॉर तो नहीं थी, वो एक एस्केलेशन थी, उसके ऊपर एक हुँ। पूरा हुँ, अलग हुँ, से हमें हुँ। किसी दिन प्रोग्राम करना चाहिए हुँ, हुँ, कि हुँ। मोर्चे में खड़ा सिपाही या मोर्चे के पास खड़ा एक अफ़सर, इस पूरी चीज़ को कैसे देखता है? मैंने मतलब आई वाज़ इन द थिक ऑफ इट और बड़ी खूबसूरत, बड़ी ह्यूमेन खानपुर कटोरा में बट देन वो किसी और दिन का किस्सा है। सो मगरिब की नमाज़ से एक्सेप्शन लोगों को मिलना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या जो मैं हमारे एक दोस्त हैं अब फ़ौज में कर्नल के ओहदे पे हैं। उनका नाम अब्दुल खबीर है कर्नल साहब का। तो अब्दुल खबीर का मतलब खबर देने वाला होता है। तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन और बेहतरीन आदमी और एक खूबसूरत आदमी, जो कि ज़िंदगी की कई मुश्किल घाटियों से गुज़र के वहाँ पहुँचा जहाँ पे वो अब है। तो खबीर से एक वाबस्ता याद है मगरिब की नमाज़ की लेकिन चूँकि वक़्त हमारे पास कम है, तो वो फिर कभी होगा। इसी तरह मतलब फिर कॉलेज के सीज़न्स हुआ करते थे यानी कि गर्मियों में एक यूफ़ोरिया है कि भई अभी छुट्टियाँ होने वाली हैं। फिर जैसे कि अगर मैं आपको लेके चलूँ तो सितंबर में एक कॉलेज में एक थोड़ा-सा डिप्रेसिव पीरियड होता था, लोग छुट्टियों से आए होते थे। अक्टूबर में एक हल्का-फुल्का यूफ़ोरिया ऐसे कायम हो जाता था कि स्पोर्ट्स फिक्सेस शुरू हो जाते थे। तो हसन अब्दाल वाले आएँगे 5 दिन के लिए, फिर मिलिट्री कॉलेज वाले आएँगे, फिर हमारे कॉलेज वाले कहीं कोहाट चले जाएँगे, हमारे कॉलेज की टीम्स वहाँ चली जाएँगी और मिड टर्म हो रहे हैं, कोई डिक्लेमेशन हो रहा है। नवंबर तक फिर थोड़ा-सा डलनेस हो जाती थी, इम्तिहानों के लिए लोग सीरियस हो जाते थे। दिसंबर के पहले 2 10 दिनों में इम्तिहान हो जाते थे। फिर दिसंबर के आखिरी 2-3 हफ्ते जो थे वो पेरेंट्स डे की या एनुअल डे की तैयारियाँ चल रही हैं, लल पीरियड है, सिर्फ़ पेरेंट्स डे पे वो जो एक पीटी शो टाइप होना है उसकी तैयारियाँ हैं। फिर जनवरी-फरवरी में लोग वापस आते हैं, दोबारा गियर अप होते हैं। बोर्ड के इम्तिहान होने वाले हैं तो फरवरी में मैट्रिक वाले फ्री हो जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं पूछता, वो लंबी-लंबी रात पूरी कॉफ़ियाँ बनाते हैं, इम्तिहानों की तैयारियाँ करते हैं। एफएस फिर जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वाले थे, वो भी इसी तरह उनके मार्च-अप्रैल में बोर्ड होने थे, तो मार्च-अप्रैल में मैट्रिक वाले अपना बोर्ड खत्म कर चुके होते थे। फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले गियर अप हो रहे होते थे। सेकंड ईयर वाले थोड़े-से एक डिपार्टिंग नोट में आ जाते थे, वो हाउस के बाहर बैठ के लंबी-लंबी बातें करना कि यार बस अब तो हमारा थोड़ा ही टाइम रह गया है। जिनकी आईएसएसबी क्लियर हो जाती थी, वो एयरफ़ोर्स में जाने के किस्से करते थे, जिन्होंने आईएसएसबी नहीं क्लियर की होती थी, वो बैठ के सोच रहे होते थे कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊँगा। मतलब वो एक वहीं से थोड़ा लेफ्ट आउट फ़ील करना शुरू हो जाते थे। सो मैट्रिक वाले जो थे वो अप्रैल, मई में दोबारा एक यूफ़ोरिक हो जाते थे कि भाई अब तो मैट्रिक के पेपर दे दिए, अब सीनियर हो गए हैं एंड वो चूँकि मैट्रिक को सबसे दुश्वार घाटी समझते थे ज़िंदगी की, तो वो बड़े रिलीव होते थे। फर्स्ट ईयर वाले जो थे वो इस चक्कर में होते थे कि बस अब अगला साल हमारा सीनियर मोस्ट का साल है। सेकंड ईयर वाले जो थे वो अकेडमी के आए, अकेडमी से फिर इसमें थोड़ी-सी जो-जो लोग अकेडमी जाते थे, सीनियर्स हमारे वो अकेडमी से जब वापस आते थे, तो वो भी पूरे अकेडमी के किस्से करते थे। तब तक बहुत माहौल सिक्योरिटी वाइज़ भी ऐसा था कि पीपल कुड कम बैक फ्रॉम अकेडमी एंड हमारी एक एक आधी एंट्री उस वक़्त तक गई थी। मतलब जब मैं पीएफ कॉलेज में आया, तो चूँकि पिछला हिसाब तो बेबाक हो चुका था। 1995 में पहली दफ़ा लोग अकेडमी गए, तो वो सितंबर में पहली दफ़ा हमारे वो भाईजान जो ज़ाहिर है सेकंड ईयर में थे, अब वो लोग एयर कॉमोडोर्स वग़ैरह हैं, साद मंसूर वग़ैरह, तो ये पहली दफ़ा आए, ये अकेडमी के किस्से सुनाते थे, तो हमें लगता था किसी और जहान की बातें हैं। जब वो मतलब वो गुफ्तगू का स्टार्ट लेते थे ना कि यार मैं निकला तो मुझे एक सेकंड टर्मर ने पकड़ लिया, उसने कहा कि गोरखा करो, तो इतनी देर मैंने ये किया, फिर वो किया, फिर बाहर निकले तो फलाने ने पकड़ लिया, वहाँ से निकल के बस पकड़ी, बस निकल के फिर पिंडी पहुँचा, फिर मैंने कहा चलो कॉलेज चलते हैं, फिर मैं कॉलेज आ गया। फिर आज अभी तुम लोगों के साथ बैठूँगा, फिर रात को लाहौर चला जाऊँगा, सुबह लाहौर से ये जो एक बड़ी सिमाब सिफ़्त और सैलानी तबीयत का मामला था, ये बड़ा ऑ इंस्पायरिंग था, जॉ ड्रॉपिंग था। हम तहियर से इन्हें देखा करते थे, मतलब हमारे मुँह खुले के खुले रह जाते थे कि यार ये शख़्स अपने सफ़र की, अपनी मंज़िल की, अपनी सवारी के इंतख़ाब में मुकम्मल तौर पे
कादिर है, इसे कुछ नहीं है, इसे कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये जो करना चाहे कर सकता है, कितना आज़ाद शख्स है ये। तो इन्हीं ख्वाबों के साथ मतलब हम फिर सेकंड ईयर फिर एक और इवेंट हुआ करता था, रीयूनियंस हुआ करती थी। मैं कल किसी को बता रहा था कि मैं पहली दफ़ा एक रीयूनियन में मैं इन लोगों को मिला था। जनरल एहसानुल हक जो थे, वो जो बाद में चेयरमैन जॉइंट चीफ बने, डीजीआईएसआई बने, वो उस वक़्त सरगोदा मतलब सरगोदा छावनी में बतौर मेजर जनरल पोस्टेड थे। तो हमारा एक वो मेंटेनेंस डे हुआ, उस मेंटेनेंस डे पे वो आए, तो पूरे कॉलेज के बच्चे अपनी-अपना प्रेप टेबल और अपना-अपना डेस्क और अपनी-अपनी चेयर और अपना-अपना रूम पेंट कर रहे थे। तो जनरल एहसान ने भी, हुँ, मेरे ज़हन में बहुत क्लियर विजुअल है कि उन्होंने सुर्ख रंग का ट्रैक सूट हमारे वाला पहना है और पेंट का डब्बा लेके वो भी दीवार फ्यूरी हाउस की पेंट कर रहे हैं। और पीछे उनका स्टाफ, कर्नल स्टाफ, एडीसीज़, जीवन वगैरह, वो बिल्कुल हाथ बाँध के खड़े हैं, क्योंकि उनका बस नहीं चल रहा कि हम जनरल साहब से हम पेंट का डब्बा होते, हम बुर्श हुँ, होते, हुँ, मतलब हम ये लेकिन वो ज़ाहिर है जनरल साहब एक और मोड में थे। तो मतलब अताउल्लाह ब्रदर्स, जो कि बहुत हमारी तारीख़ का बड़ा किरदार है, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का बहुत बड़ा जिनका किरदार है, अनीस अताउल्लाह, शाहिद अताउल्लाह, फिर ये रास्तगार वगैरह, बहुत बाद में मुझे पता लगा एहसन इकबाल भी पीएफ कॉलेज के पढ़े हुए हैं। सो ये लोग भी वापस आया करते थे। और मतलब सो रीयूनियन एक बहुत फिर लोग अपने बच्चों को लेके आया करते थे। मतलब अमेरिका से लोग आते थे, कनाडा से लोग आते थे, यूके से लोग आते थे। आज़ाद अयूब भाई, वो भी मुझे बाद में यूके में मिले। बहुत अच्छा उनका यहाँ पे प्रॉपर्टी का सिलसिला है। वो पीएफ कॉलेज स्पेशली रीयूनियन के लिए आया करते थे। सो मतलब रीयूनियन के दिनों में कॉलेज में कोई डिसिप्लिन वगैरह उस तरह से नहीं रहता था। ये बुजुर्ग जो थे, ये हमारे साथ बिल्कुल, ज़ाहिर है एक ऐसा स्पेक्ट्रम है ना कि मतलब एक आदमी 60 साल का है, बच्चे 18 मतलब 14-15 साल के हैं, वो बता रहे हैं कि अच्छा अब भी यही होता है। फिर हम मतलब इनके साथ पुराने ये अपने किस्से करते थे कि यहाँ बैठ के हम फ़िल्म देखा करते थे, वो कॉलेज का सिनेमा, बिकॉज़ कॉलेज तो फंडामेंटली वैसा ही था ना, तब तक 4G नहीं आया हुँ, था। हुँ, सो ज़िंदगी हुँ, में कोई ज़्यादा तब्दीलियाँ, तब तक टेलीफ़ोन भी हमारे कॉलेज में नहीं था। तो ये जो थे ये एनुअल इवेंट्स हुआ करते थे फिक्सचर्स में, इसी तरह मतलब एचएसएन कॉलेज जाना था। तो पीएफ कॉलेज सरगोदा के जो प्रिंसिपल थे वो डॉक्टर महबूब आलम खान थे। ये अलीगढ़ के पढ़े हुए थे। सन 52-53 में अलीगढ़ से पढ़ के आए थे, तो पीएफ कॉलेज में पढ़ाना शुरू हो गया और फिर इन्होंने 40-50 साल वहीं पढ़ाया। और ये शायर थे बहुत अच्छे और अलीगढ़ के थे, और पूरा नाम इनका मीर महबूब आलम खान था। और फ़ोनेटिक्स में इनकी पीएचडी थी। सच अ ग्रेट मैन, और उनका घर जो था वो एक आर्ट हाउस था, और 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। और वो शायरी किया करते थे, और उनका एक शेर मुझे आज भी याद है, हमको अंदाज़े इज़हार आलम चाके दामाने गुल ने सिखाया, वरना लफ्ज़ों के इन जंगलों में जाने कितनों ने उम्रें गँवा दी। उनकी जो किताब थी चाके दामाने गुल, वो उस वक़्त पब्लिश हुई जब वो पीएफ कॉलेज से रिटायर हो गए थे, लेकिन ये एलपीआर पे थे, सरगोदा से पब्लिश हुई। सरगोदा के पुराने रहायशी एक तरह से थे, ज़ाहिर है 30-40 साल से वहाँ रहते थे। मर्सिडीज़ गाड़ी उनके पास हुआ करती थी, पुरानी मतलब। अब आप अंदाज़ा करें ना कि, और ये वो वक़्त था जब हम उर्दू क्लासिक पढ़ रहे थे। यानी कि अब आप जो जिस गाड़ी का ज़िक्र आप कुर्रतुल ऐन हैदर की किताब में पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद महबूब आलम खान साहब उसी मॉडल की गाड़ी में सामने से आ जाएँगे। कुर्रतुल ऐन हैदर और महबूब आलम खान साहब दोनों का उरूज का ज़माना एक ही था, ठीक है? तो मतलब इसका फ़ायदा एक ये था कि वहाँ पे कॉलेज में वक़्त एक तरह से ठहर गया था। बहुत एक खूबसूरत सा मतलब, और कोई तेज़ी नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। मेरे अब्बा मुझे मिलने आते थे, सवेरे 8 बजे वो पहुँच जाते थे, और 8 बजे से लेके 12-1 बजे तक हम कॉलेज में सड़कों पे चलते रहते थे। बीच में एक आध दफ़ा रुक के हम कोई चाय-पानी कर लेते थे। फिर 12 बजे हम कॉलेज से निकलते थे, उस वक़्त तक सरगोदा का कोई होटल खुला नहीं होता था। फिर हम बैठ जाते थे किसी होटल वाले की मिन्नत करके, वो थोड़ा साढ़े 12 बजे खोल देता था होटल। हम खाना खाते थे, फिर अब्बा वापस मुझे अंदर लेके आते थे। फिर हम 2-3 चक्कर लगाते थे, 4 बजे वो मुझे कैंटीन से कुछ शॉपिंग करवा के खुद अगले महीने के पैसे देके चले जाते थे। सो एक मतलब, कोई मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरा उनके साथ कोई कम्युनिकेशन गैप है। उन्हें कभी नहीं लगा ये बात मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। वो बिल्कुल अपनी बातें किया करते थे कि हज़ी कादरी के मेरे अब्बा बहुत अच्छे दोस्त थे। हज़ी कादरी साहब गीतनिगार हुए हैं पंजाबी फ़िल्मों के, और पाकिस्तानी सिनेमा के बहुत बफ़ थे मेरे अब्बा। और अपनी बातें वो करते रहते थे, मुझे पंजाबी सिनेमा के बारे में बताते रहते थे, हीर के बारे में बताते रहते थे, फ़ोक के बारे में बताते रहते थे, दादी का हाल-अहवाल, फूफियाँ कौन-सी क्या कर रही हैं वगैरह, कौन-सी बच्ची किस कॉलेज में है वगैरह-वगैरह, मतलब ये
बड़ी अजीब-सी गुफ्तगू ऐसी जो अब मैं दोबारा ज़िंदगी में किसी से नहीं कर पाया। और फिर जो है वो मतलब कोई वक़्त को आग नहीं लगी हुई थी। फ़ोन जो था वो पीएफ कॉलेज में पहला बूथ प्रोबेबली लगा जब हम मैट्रिक में थे, ठीक है? तो नीले रंग का एक पीटीसीएल का जिसमें कार्ड डला करता था, सही है? उससे उस और वही कार्ड था, वो लगा शुरू-शुरू में लोगों की लंबी कतारें होती थी, उसके बाद वो कतारें खत्म हो गईं, फिर जिसके पास पैसे होते थे, वो किया करता था। इस फ़ोन के आने से भी कोई ज़िंदगी में ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी, ठीक है? मोबाइल मैंने पीएफ कॉलेज सरगोधा में पहली दफ़ा देख लिया था। हमारे एक सीनियर थे हारिस बिन इफ्तिख़ार, उनके पास ये था मोबाइल और वो हम देखा ही करते थे कि भाई ये मोबाइल होता है और वो अफ़ोर्ड कर सकते थे। मैं उनका इसलिए तारुफ़ करवा रहा हूँ, वो बाद में एयर फ़ोर्स में गए हारिस बिन इफ्तिख़ार और फिर आजकल वो किसी एयरलाइन में पायलट हैं। तो वो 2 वाक़यात पीएफ कॉलेज में हमारे होते हुए हुए। एक वाक़या डयाना के इंतकाल का है। डयाना का इंतकाल जब हुआ तो हम पीएफ कॉलेज सरगोधा में थे और अ, मुज़म्मिल रिफ़त भाई हमारे हुआ करते थे, वो बाद में मैकगिल यूनिवर्सिटी से पढ़ा उन्होंने कनाडा से, ओकाडा से वो थे और तवील कामत और गंदमी रंग था उनका और वो फिर वो चले गए मैकगिल से पढ़ने के बाद दुबई में। आजकल मेरा ख़्याल है रुपए पैसे से मुताल्लिक कुछ है, मतलब फाइनेंस में है या एक्चुअरियल साइंसेज़ में है, कुछ है बहरहाल। वो बहुत देर तक रोते रहे और हम उनके साथ रोते रहे, पता लगा डयाना गुज़र गई हैं। मतलब ये एक वाक़या है, ठीक है? और फिर हम मतलब चूँकि हमारा हाउस ऐसा था कि इसमें ये पुराना हाउस नहीं था। कुछ हाउसेज़ ऐसे थे जो पीएफ कॉलेज सरगोधा में 1950 से थे। टेम्पेस्ट अटैकर, फ़ैल्कन टेम्पेस्ट अटैकर, फ्यूरी और सेबर। कुछ हाउसेज़ थे जो बाद में जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उन्होंने 2-2 और बना ली, तो वो मतलब 70 में बन गया, इस तरह करके। हमारा हाउस जो था वो उसके कंधे पे रिवायात का बोझ नहीं था, तो वो एक नया हाउस था इसलिए उसके कुछ नियम नहीं थे, परंपरा, प्रतिष्ठन और अनुशासन नहीं था उसका, सही है? तो उसमें काफ़ी हम चूँकि ऐसी कोई लंबी-चौड़ी हमें ये नहीं था कि हमारी ये ट्रेडिशंस हैं, ये है, वो तो हम काफ़ी कॉमिक हाउस थे। सो एज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वी वर वेरी कॉमिक तो मतलब उस वक़्त 25th एंट्री सीनियर थी, यानी कि वो लोग जो हमारी 27 थी, हम मैट्रिक में आ गए थे, ये आने वाले आ गए थे और ये लोग सेकंड ईयर में थे, मतलब ये सीनियर मोस्ट थे। इनमें 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप की जो क़यादत है, वो आफ़ताब भाई कर रहे थे। आफ़ताब भाई का कॉलेज नंबर मुझे अभी भी याद है 1534 उनका कॉलेज नंबर था। वो एयर फ़ोर्स में ऑफ़िसर हैं अब प्रोबेबली विंग कमांडर हैं और बल्कि इतने बड़े हैं कि उनका बेटा इधर पढ़ रहा है बर्तानिया में और वो सरगोधा से थे बिल्कुल क्रांतिकारी आदमी थे और वो दूसरी तरफ उसी एंट्री में हारिस बिन इफ्तिखार थे। सो मतलब ये हमारे मेरी एंट्री के ज़्यादातर लोग आफ़ताब भाई के साथ थे। आफ़ताब भाई के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी। लेकिन बहरहाल ये बाकायदा इलेक्शन हुए, सब लोगों ने बैलेट किया, एक डेमोक्रेटिक सेटअप था, वोट काउंट हुए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब मुल्की सतह पे जमहूरियत का ऐसा चलन होता है, तो ये जमहूरी रवैया परमिएट करता है एक नीचे फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारे में हुँ, एक इंतहाई हार्मलेस सी एक एक्टिविटी व्हिच वाज़ वेरी फन हुँ, रिलेटेड हुँ, बिकॉज़ उन दिनों आम तातील हो गई तो ज़ाहिर है पीएफ कॉलेज में भी बिज़नेस हैड टू कम अप क्लोज़ तो उधर वो वोट काउंट हो रहे थे, तो जैसे उधर जी जनाब, हुँ, ये है हुँ, नतीजा एनए 42 लाहौर 2 का, यहाँ से फातेह। तो हुँ, बिल्कुल इसी अंदाज़ में हमने भी मतलब वो रिज़ल्ट अनाउंस हुए और वो हुँ, बीच में हमने वी हैड क्वाइट अ फन वीक दैट पूरा वो जो एक हफ्ता था और बिल्कुल हमें ये नहीं लगा कि हम कोई एक राइवल ग्रुप में हैं। फिर कुछ चीज़ें मतलब ज़ाहिर है बड़ी मौसीकी का मुझे बहुत शौक था। वॉकमैन मेरे पास था लेकिन वॉकमैन पे पाबंदी थी, ऐसी किसी भी चीज़ के ऊपर हुँ, जो कि बैटरी ऑपरेटेड हो। पीएफ कॉलेज में ममानियत थी। तो उस ममानियत का तोड़ निकालने के लिए लोग क्या करते थे कि वो बहुत साइंसेस करते थे। मतलब मिसाल के तौर पे वो टिश्यू पेपर के डब्बे में वॉकमैन छुपा देंगे। उससे एक तार खुफिया हुँ, से हुँ, निकाल के जहाँ नज़र हुँ, ओझल होती है, वहाँ से पीछे से तार हुँ, ऊपर ले जाके स्विच बोर्ड से मतलब एक बड़ी मैकेनिकी करते थे जो हुँ, देखने वाले को हुँ, बज़ाहिर नज़र नहीं आती थी। लेकिन जूँ ही आप थोड़ा झुक के देखते थे तो आपको पता लग जाता था वॉकमैन है, ठीक है? और वो मच्छरदानियाँ होती थी, वो मच्छरदानी नीचे करके किसी को पता नहीं लगता था। हुँ, टिल वी ग्रेजुएटेड वॉकमैन जो था वो एक मतलब एक ममनूआ अशिया में उसका शुमार होता था। बहरहाल हमारे साथ जो लोग थे वो पूरे पाकिस्तान से कोट अद्दू से उमैर कासिम थे, गिलगित से हसनैन थे। हैदराबाद लतीफ़ाबाद से इमरान मोहम्मद ख़ान थे।
श्वास और मियाँ वाली और बैक वक्त लायलपुर से उस्मान न्याजी थे, मतलब सो यू हैड पीपल एंड देन यू हैड प्लेसेस एंड पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे। तो बाद में हमारे साथ इंटीरियर सिंध से लोग आए, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रऊफ़ क्लासरा साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इमरान जमाली साहब, हुँ, उनका ताल्लुक एक गाँव से है सिंध से, जिसका नाम 60 मील है। ठीक है, अब हुँ, इमेजिन करें कि मतलब कहाँ का वो गाँव है। और जमाली बड़ा दिलचस्प, एक बहुत खूबसूरत और बड़ा दिलचस्प किरदार था। ज़रदारी साहब ने कहीं पे ये पॉइंट रेज़ किया हमेशा की तरह कि इक्वालिटी होनी चाहिए, और आउट ऑफ द ब्लू पीएफ कॉलेज में 5 बच्चे पहुँच गए। मतलब बात कहीं असेंबली में शुरू हुँ, हुई, हुँ, वो जो हुँ, 5 हुँ, बच्चे थे उनमें से 3 बलूचिस्तान से थे और 2 सिंध से थे। हुँ, और जो सिंध में थे उनकी तक़सीम थी कि एक हैदराबाद से थे अज़ीज़, हुँ, और एक सिंध रूरल से जमाली थे, जो 60 मील एक गाँव है। जमाली बहुत मेहनती आदमी था, और जिस तरह से जब ये लोग पीएफ कॉलेज आए पहली दफ़ा और हमारे साथ बैठे क्लासेस में, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यार मतलब ये कितनी डिस्पैरिटी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम इम्तिहान दे के सब चीज़ें याद करके, मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि कितना एक रिगरस एकेडमिक वो सफ़र था। ये जब सिंध और बलूचिस्तान के बच्चे आए तो ये 2 जुमले ठीक से अंग्रेज़ी में नहीं लिख सकते थे, हुँ, और हुँ, मतलब आप हैरान होते हैं कि यार हमारे मुल्क में ये हो रहा है, और हमारी मतलब आपकी सेंसिटिविटी नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है, हुँ, हुँ, और हुँ, आप इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है? आप सिर्फ़ उन लोगों की तरफ एक निस्बतन कॉन्डेसेंडिंग अंदाज़ में देखते हैं जिन्होंने छठी में अहमद और रेहाना से अंग्रेज़ी शुरू की, तो आपको पता लगता है कि नहीं भाई बात हुँ, तो बहुत। और जब वो किस्से बताया करते थे, लेकिन आप ये देखें कि इन लोगों की हैरत, मतलब इन लोगों की हिम्मत और इन लोगों की इस्तकामत है कि जमाली साहब जो हैं वो बाद में उन्होंने स्वीडन से पीएचडी की। जमाली साहब मेरे पास प्रोग्राम में उनका ज़िक्र नहीं था, लेकिन अब वो आ गया है तो वो आपको सुनना चाहिए। सो ज़रूर। जब हम मतलब जब ये लोग आए, दे जॉइन्ड अस व्हेन वी वर इन 9th में थे या 8th के आखिरी दिनों में थे, और उस वक़्त इनको बाकायदा जो टीचर्स ने असेस किया, उन्होंने कमांडेंट को बताया कि भाई ये बिल्कुल सिफ़र से काम शुरू होगा। लेकिन मैट्रिक में जमाली के नंबर हम सब के साथ थे, ठीक है? एफएससी जमाली ने हमारे साथ की। उसके बाद फिर मतलब ज़िंदगी जो है वो पीएफ कॉलेज से जब आप निकलते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मुश्त खाक को हवा में उड़ा दे, और कुछ लोग पीएफ अकेडमी रिसालपुर चले गए, कुछ लोग हुँ, मिलिट्री अकेडमी चले गए, बाकी लोग जो थे वो ज़िंदगी का बोझ कंधे पे डाले मांझी द माउंटेन मैन की तरह खुदा के फज़ल की जुस्तजू में निकल गए। हुँ, 3 साल गुज़र गए, मैं अकेडमी चला गया, अकेडमी के बाद मेरी पन्नू आकिल पोस्टिंग हो गई, पन्नू आकिल से मैं एक टूर्नामेंट खेलने के लिए 5 कोर आया। हुँ, मैं मलीर में था, और ऑफ़िसर्स का शाम को प्रोग्राम बना, और हम बहरहाल हम ब्रंस रोड गए। बर्न्स रोड पे थोड़ा-सा एकदम एक आदमी के ऊपर मुझे एक लगा कि यार मैंने इसको कहीं देखा हुआ है। लेकिन वो उसने अज़रक कंधों पे ली हुई थी, और 2 गनमैन उसके आगे, 2 उसके पीछे, ठीक है? तो उसने कहा, "अरे ओ हसन!" तो मैंने उसको मैं कहा, "जमाली?" पता ये लगा कि जमाली साहब जो हैं वो नवाब शाह से नाज़िम मुकर्रर हो गए, हुँ, ठीक है? तो अब उन्होंने जमाली ने कोई खैरपुर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से कुछ मास्टर्स वगैरह करके कोई डिग्री की शर्त थी, और ये शर्त पे पूरी हुँ, उतरते थे, हुँ, हुँ, खानदानी लोग पे पूरा नहीं हुँ, उतरता था, बहरहाल ये नाज़िम बन गए। और जब बड़े जमाली के टशन, और वो बड़ी अच्छी हमारी हंगामा-ख़ेज़ गुफ्तगू हुई, और हम बैठ के 3-4 घंटे गप्पे मारते रहे, और उसके बाद फिर जमाली गायब हो गया, ठीक है? फिर 3, 4, 5, 7 साल गुज़र गए, फिर मैं जब यूके आया और हमने ग्रुप बनाया तो हमें पता लगा कि जमाली स्वीडन आ गए, उन्होंने यहाँ से आके पीएचडी की, और मतलब अब फिर पोस्ट डॉक वगैरह करके पानी ज़मीन में जो लोग खोजते हैं, उनसे मुतल्लिक हुँ, जमाली हुँ, साहब कुछ कमाल का काम कर रहे हैं। सो आप ये देख लीजिए कि जो है वक़्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं तो हुँ, पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। तो ये लोग इतना मतलब इस तरह से बिखर गए। मैंने आज बहुत वक़्त ले लिया, तो अब आप बात कीजिए, सॉरी। ज़रूर, ज़रूर। नहीं कोई ब ब के ये हमारे ये पॉडकास्ट करने का मकसद ये था कि हम रेमिनिसिंग तो है ही लेकिन साथ-साथ कुछ उससे कशीद भी कुछ चीज़ कर सकें। तो आपकी कुछ बातों पे आई वुड जस्ट पिग्गीबैक ऑन दैट
कि एक तो स्मोकिंग से आई शुरू करूँगा कि मैं ज़ाती तौर पे तो कभी स्मोकिंग खुद तो नहीं की, ना ही बहुत ज़्यादा शौक था घर में जब मैं बड़ा हो रहा था तो दादा बस साथ रहते थे, ही वाज़ अ स्मोकर, फिर मेरे ताया थे, ही वाज़ अ स्मोकर, तो उनके साथ रह के एक बस ये बचपन से तहैया कर लिया था कि मैं आई एम नेवर गोना बी स्मोकर। तो लेकिन मद्रासी में तो मुझे याद नहीं, लेकिन हसन अब्दाल में आई रिमेंबर के कुछ लोग थे जिनका मुझे बाद में ऑलमोस्ट बाय द एंड मुझे पता चला कि ओह दे वर आल्सो स्मोकर, लाइक छुप-छुप के ज़ाहिर करते थे, किसी को यानी दे वी लिव्ड विद देम बट वी नेवर न्यू कि दे वर डूइंग दैट। वॉकमैन से मुझे याद आ गया कि हमारी मद्रासी में भी ज़ाहिर है उन दिनों इस तरह की चीज़ों पे पाबंदी थी, हसन अब्दाल में भी पाबंदी थी। लेकिन मद्रासी में थोड़ा-सा आप कह लें कि वो थोड़ी-सी लीनियंसी थी, बहुत थोड़ी-सी। तो एक दफ़ा मेरा वॉकमैन चोरी हो गया ग़लबन, बल्कि चोरी नहीं हुआ, वो उसमें पाबंदी सिर्फ़ ये थी कि आपने सुनना है तो आप हेडफ़ोन लगा के सुन लें अपने कमरे में। उसकी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो मैं मद्रासी में था उस वक़्त, तो मुझे याद नहीं कि कौन-सा गाना था, क्या था, लेकिन वो मुझे शौक हुआ कि मैं थोड़ी-सी ऊँची आवाज़ में सुनूँ, और जब मैंने सुना तो वो बिल्कुल हमारे कमरे मैं दूसरी मंज़िल पे था, तो नीचे बेंच पे हमारे हाउस मास्टर बैठे हुए थे उस वक़्त। तो उन्होंने आके सुन लिया। तो मेरा ख़्याल है गाना का अभी 2-4 ही अंतरे हुए हैं, तो वो दरवाज़े पे खटखट हुई है और वॉकमैन ज़ब्त कर लिया गया। तो उसके उसके बाद मैंने एक ख़त लिखा उन्हें, अपने हाउस मास्टर को उर्दू में, और वो उर्दू उसमें कोई मैंने कोशिश की ये की कि मुझे तब से ही शौक था कि कोई उसमें एक भी लफ़्ज़ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल ना हो। इवन वॉकमैन को मैंने चलता-फिरता आदमी के नाम से उसका तर्जुमा उसके लिए किया। तो वो मैंने ख़त लिखा, और वो ऐसा वो मैंने आप कह लें कि गालिब के खतूत से की कुछ कॉपी की, कि उसमें मैंने जो अल्फ़ाज़ थे और जो जो तराकीब थी वो गालिब के ज़माने की ही थी। कि एक बाज़याब हो गया है तो आप बराए मेहरबानी मुझे वापस कर दें। आप जितनी देर उसको रखना चाहते हैं आप रख लें, लेकिन उसके बाद आप मुझे वापस कर देना। मेरे लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी है कि आपने मुझसे ले लिया। तो वो हाउस मास्टर के मेरे को बहुत पसंद आया, उन्हें वो मेरा ख़त, और उन्होंने मुझे वो वाक़ई वापस कर दिया, जिसको कि उसकी मुझे काफ़ी खुशी हुई। एक और चीज़ आपने मुशायरे का ज़िक्र किया, तो मैं मद्रासी में था तो हमारे उर्दू के उस्ताद थे हारून साहब, हारून रशीद। वो फ़नून में उनकी कुछ चीज़ें छप चुकी थी और वो अहमद अदीब कासमी को थ्रू सम वे वो जानते थे। तो उन्होंने एक मुशायरा वहाँ पे करवाया जिसमें एबटाबाद, मानसेहरा, बालाकोट और गिरदोनवाह के शायर वहाँ जमा हुए। और उस शायरे की वो उस मुशायरे की कुछ अशार मैंने लिख भी लिए थे, उनमें से कुछ तो मुझे अब भी याद है। ये तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का वो है, लेकिन वो मुशायरा मुझे अभी भी याद है कि वो मुझे तो काफ़ी पसंद आया था, क्योंकि ज़ाहिर शेर व शायरी में इंटरेस्ट था। और फिर उस मुशायरे की वजह से तो नहीं, लेकिन कुछ हारून साहब के से मुतासिर होके मैंने जो कुछ शायरी लिखी थी, कुछ उसमें मैंने अहमद नदीम कासमी को भेज दी फ़नून। ये नहीं कि मैंने अच्छा। उन्हें भेजी थी कि उसमें छप जाएगी, मुझे पता था कि वो नहीं छपेगी। मुझे अंदाज़ा था कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ। मैंने सिर्फ़ उन्हें भेजी थी कि मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि इस्लाह के लिए मैं किससे राब्ता करूँ? तो उन्होंने मुझे ख़त लिखा, और वो मेरे पास अभी तक ख़त है, वो उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग में उनकी है कि आपकी शायरी मुझे मिली, मुझे इस बात से बड़ी खुशी है कि इस उम्र में आप जो है वो आपको शायरी से इंटरेस्ट है। इस्लाह के लिए इर्द-गिर्द उन्हें कुछ शायरों के नाम थे, फिर मेरे वो उस्ताद हारून साहब का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि आप उनसे इस्तिलाह करवाएँ। तो उसके अलावा डायना का आपने ज़िक्र किया। तो डायना की वफ़ात तो मेरे मद्रासी जाने से पहले हो चुकी थी। लेकिन हमारा एक क्लास फ़ेलो था, मुज़फ़्फ़र नाम है उसका। उसको डायना से इश्क था, यानी इंतहाई दर्जे का इश्क था। वो इन इन चीज़ों को अब थोड़ा-सा पढ़ना-लिखना शुरू किया तो पता चला कि इन्हें कहते हैं पैरासोशल रिलेशनशिप्स। तो उसका मुज़फ़्फ़र का डायना के साथ तकरीबन एक पैरासोशल रिलेशनशिप था। और ठीक। जब डायना आई थीं पाकिस्तान शौकत खानम की वजह से, तो मुज़फ़्फ़र बल्कि उन्हें मिलने गया, और एक तस्वीर में वो अब मेरे ज़हन में वो तस्वीर आ रही है कि वो एक तस्वीर अखबार में छपी थी कि कुछ लोग जो वो इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और वो डायना के पीछे खड़े हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न, उनमें वो मेरा दोस्त भी शामिल है। तो उसके पास एक पिक्चर बुक थी डायना की, उसमें डायना की सारी ज़िंदगी की तस्वीरें थी एसेंशियली। तो वो आपके उसकी सॉरी एक टू इंटरजेक्ट, आपको आपको ये पता है ना कि डियाना जो थी वो डॉक्टर हसनान जो है वो अशफाक अहमद के रिलेटिव हैं। सॉरी मतलब ये जी, मुझे बिल्कुल एक ये ये है। ये मुझे किसी ने ट्विटर पे पिछले दिनों ज़िक्र किया तो मुझे ये पता चला। मुझे ये पता नहीं, मुझे डॉक्टर हसनात के बारे में तो ज़ाहिर है वो एक एक बात थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो अशफाक अहमद
से उनका उनका ताल्लुक था। वो ग़ालिबन भांजे थे उनके एज़ उनके फार एज़ भांजे थे जहाँ तक और मुझे। सो मच सो कि जो डियाना का पाकिस्तान का दौरा है वो ज़ाहिर है हुँ, हुँ। जो तहरीक-ए-इंसाफ से या हुँ, हुँ। कैंसर हॉस्पिटल से या खान साहब से हुँ, हुँ, वाबस्ता हुँ। लोग हैं, वो ये कहते हैं या उनका मौक़िफ़ है कि डियाना का पाकिस्तान आने का मकसद जो था वो ये था, ठीक है? ये मैंने भी कैंसर ये थ्योरी मैं कैंसर सुन चुका हॉस्पिटल। हूँ कि वो लेकिन अशफाक अहमद का जो वर्ज़न है वो ये है कि वो एक्चुअली एक अप्रूवल मीटिंग थी। वो ख़ानदान से मिलवाना चाह रहे थे डियाना को हुँ, और हुँ। वो हुँ, ख़ानदान ने हुँ, अप्रूव हुँ। नहीं किया। अशफाक साहब ने ये हुँ, अपना हुँ। डिस्क्लेमर दिया है कि हुँ। मैंने तो कहा था कि कर लो लेकिन बहरहाल मतलब सॉरी आप कंटिन्यू करें। नहीं, नहीं, आपकी बात ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ जो दूसरे कॉलेज में जाना है कॉम्पिटिशन के लिए, आपने ज़िक्र किया आप लोग एचिसन कॉलेज गए थे और हसन अब्दाल से भी लोग आया करते थे और एमसीजे से। तो जब मैं मद्रासी में था तो ये स्पोर्ट्स के लिए तो आते ही थे लोग, तो तब हमारे बहुत बड़े कॉलेजेस तो नहीं आते थे, लेकिन ये आप कह लें कि जो ग्रेड बी लेवल के कॉलेजेस थे, कलर कहार और एबटाबाद पब्लिक स्कूल और ये लोग, इनके साथ हमारा थोड़ा बहुत राइवलरी थी। उसके अलावा एक दफ़ा हमें पता चला कि कैडेट कॉलेज कोहार्ट में एक कॉम्पिटिशन है, वो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, उसमें स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन भी है, उसमें और चीज़ों का, उसमें डिबेट्स भी हैं, उसमें क्विज़ भी है, सारा कुछ है। तो उसके लिए अब हमारे पास टीमें थीं, स्पोर्ट्स की टीम्स थीं, सारा कुछ था, डिबेट्स के लोग थे। क्विज़ के लिए अब कोई 1 या 2 लोग नहीं थे, तो उन्होंने कॉम्पिटिशन करवाया। कॉलेज के अंदर ही अभी मद्रासी में कॉम्पिटिशन करवाया। तो मुझे पढ़ने-लिखने का बहुत शौक था। मैं बचपन से अखबार, मेरे दादा जब पढ़ा करते थे, एक-एक लफ्ज़ चाटा करते थे। उनके बाद मेरी बारी होती थी एक-एक लफ्ज़ चाटने की, चाहे वो क्लासिफ़ाइड है, चाहे वो जो भी है। वो हर लफ्ज़ पढ़ना है। तो और मद्रासी में जाके ज्योग्राफ़ी का भी बहुत शौक था, सोशल स्टडीज़ मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था। तो मुझे बहुत शौक था ये डोगर साहब की जो किताबें थी सीएसएस के लिए, उनको भी पढ़ने का। डोगर तो साहब डोगर साहब उसका आपने ज़िक्र किया पहले। तो मैंने बहरहाल वो टेस्ट दिया, वो जो क्विज़ का जो था कॉम्पिटिशन इंटरनल, वो दिया, तो उसमें मेरा पहला नंबर आ गया। अब वो लोग अब जो टेस्ट देने वाले थे, वो सोच रहे थे कि कोई सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा होगा, तो ये तो अभी 10वीं का है बमुश्किल। तो उन्होंने फिर मुझे और एक सीनियर को मेरे साथ उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा कि चलो तुम लोग जाओ। हम कोहाट गए, सारी एक टोली गई। कॉलेज के खर्चे पे ही। तो कोहाट में भी, वहाँ पे भी जो कॉम्पिटिशन था, उसमें भी मुख्तलिफ़ कॉलेजों से लोग आए हुए थे। उसमें जीसी से भी लोग आए हुए थे, उसमें और काफ़ी जगहों से लोग आए हुए थे। मुख्तलिफ़ कैडेट कॉलेजेस और लोकल कॉलेजेस से। तो मैं वहाँ पे सबसे कम उम्र था। उसका नाम था उस कॉम्पिटिशन का नाम था इंटेलिजेंस टेस्ट कॉम्पिटिशन और समथिंग लाइक दैट। तो वो रिटन मुकाबला था। आम तौर पे क्विज़ आपको पता है कि वो आम तौर पे वो ये कसौटी की तर्ज़ का होता है। लेकिन वो सब जी। रिटन था। तो अच्छा, उधर भी मैंने टेस्ट दिया, उसमें भी मेरा फर्स्ट आ गया। अब मुझसे मेरे प्रिंसिपल ने जाने से पहले, मुझसे तो नहीं लेकिन हम सब से वादा किया हुआ था कि आप लोग अगर कोई मेडल लेके आओगे, तो मैं आप लोगों को इंग्लैंड जो है वहाँ पे इनका कोई, हमारे कॉलेज का कोई ये इंग्लैंड के किसी मिलिट्री स्कूल के साथ कुछ चल रहा था, एक्सचेंज टाइप। अभी शुरू नहीं हुआ था लेकिन ये इट वाज़ इन द वर्क्स। तो वो मैं आप लोगों को, आप यू गाइज़ वुड बी द फर्स्ट लॉट हू वुड गो देयर। तो और मेरे अलावा कोई नहीं वहाँ से कुछ भी नहीं जीत के आया बेचारे, वो डिबेट्स में भी हार गए और बैडमिंटन में भी हार गए, टेबल टेनिस तो हमारे पास इतना था ही नहीं। तो लेकिन बहरहाल वो वादा पूरा नहीं हुआ। फिर मैं उससे अगले साल मैं हसन अब्दाल चला गया। अब हसन अब्दाल जब फिर यही कॉम्पिटिशन हो रहा था, तो मैंने वहाँ लोगों से बात की कि आप, भई मैं एक तरह से डिफेंडिंग चैंपियन हूँ, तो मुझे आप जाने दें दोबारा। लेकिन मुझे उन्होंने नहीं जाने दिया। फिर बल्कि एक लोकल क्विज़ था जो मेरा ख़्याल है इस्लामाबाद में हो रहा था, मुख्तलिफ़ इस्लामाबाद या पिंडी में। तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे मुझे और मेरे एक दोस्त को इजाज़त नहीं दी जाने की। तो ये बहरहाल एक फ़र्क था दोनों जगहों में, टुवर्ड्स आउटवर्ड्स कॉम्पिटिशन। चाचों की ज़िक्र किया जाए तो चाचे मद्रासी में तो बहुत सारे थे। अब मुझे इस तरह याद नहीं। एक मुझे याद है जो कुछ हमें जो करीबी एक कस्बा था, वहाँ से आलू अंडे एक दफ़ा उन्होंने ला के दिए थे, जो हमें बड़े पसंद आए थे। और उधर हसन अब्दाल में यकीनन ऐसे चाचे थे जो जो हर हाउस का एक-एक चाचा था। तो हमारा जो चाचा था वो, उसके साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि वो मुझे बाहर से दवाई ला के दिया करते थे। मुझे नज़ले की दवाई एक जो है वो चाहिए होती थी, तो अगर कभी ख़त्म हो गई तो हम खुद तो बाहर जाना हमारे लिए मुश्किल था। तो वो ला दिया करता था, उसके साथ बड़ा अच्छा, और उसके साथ मैंने, और उससे उससे मैंने पोठोहारी ज़ुबान बोलनी सीखी।
के पोटोहारी डायलेक्ट कह लें उसको, या ज़ुबान, जिस तरह भी आप स्पेक्ट्रम पे फ़ॉल करते हैं। तो क्योंकि हिंदू या पंजाबी तो मैं पोठवारी? पोटोहारी थोड़ी-सी वो पोटोहारी थोड़ा-सा मुझे लगा, क्योंकि हिंद को मैं पहले मद्रासी में देख चुका था और उसमें थोड़ा-सा वो आप कह लें कि हाँ, फिर वो रह चुका पोठवारी था। होगी। आप तो लाइक इफ वो यू ये कैन हाँ डिस्टिंग्विश जी। बिटवीन द 2 या जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो वो मुझे लगा कि ये यहाँ पे ज़ुबान थोड़ी-सी जो डायलेक्ट है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो वो उस चाचा से बात कर कर के मैंने थोड़ा-सा डायलेक्ट उस टाइम सीखा। अब तो ख़ैर कंप्लीटली फॉरगॉट। जो आखिरी बात मैं करूँगा वो मैं क्योंकि खाने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पकाने का और वैराइटीज़ का और सारी चीज़ों का। मद्रासी में जब मैं गया तो मुझे बहुत मायूसी हुई कि अ, वहाँ पे खाना जितना भी होता है, एक तो वो उसकी ये जो क्वालिटी थी वो मुझे को पसंद नहीं थी, और उसकी उसमें नमक भी मुझे लगा कि बिल्कुल ही फ़िक्के-फ़िक्के हैं। तो मैं बहुत मायूस हुआ। 4 साल मैं वहाँ रहा, मैं मायूस ही रहा उस खाने से। अ, तो फिर मैं हसन अब्दाल आया तो मेरे ज़ाती जो आप कह लें कि एस्टिमेशन के मुताबिक इतना अच्छा खाना मैंने किसी मेस में कभी नहीं खाया, जितना मैंने हसन अब्दाल में खाया। कि वहाँ खाने की जो क्वालिटी थी, जस्ट द एवरेज क्वालिटी दैट वाज़ फार सुपीरियर टू व्हाट आई हैड इन मद्रासी और लेटर इन मेडिकल कॉलेजेस वगैरह-वगैरह। यानी उतना अच्छा खाना, आई डोंट नो कैसे इतने क्वालिटी कंट्रोल किया, सारा कुछ किया। अम, तो वो वहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद था, और वहाँ पे एक जो चीज़ थी वो जो और पसंद थी, वो मद्रासी में भी होती थी, लेकिन यहाँ थोड़ी-सी वो ज़रा इंस्टीट्यूशनलाइज़ थी। वो ये थी कि जो ताज़ा रोटी होती थी, तो वो चाचों के जो फ़ेवरेट होते थे बच्चे, वो उनको पहले मिलती थी। जी, जी, ऐसा तो ही। ये आपको भी अंदाज़ा होगा किस तरह के एक थोड़ा बहुत नहीं, छोटा-मोटा हमारा भी ये था फ़ेवरेटिज़्म, कि यानी वो इसमें कोई सीनियर्स मतलब वो एक तो हाँ, ये कि हाँ। वो सीनियर्स और फिर बाद में ये हुआ कि जब हम मैट्रिक और एफएससी में आना शुरू हो गए, तो उसमें फिर सीनियर्स का मतलब वो ज़ाहिर है या सेकंड ईयर वाले उठ के चले गए हैं, हम हुँ, उस हुँ, वक़्त आया करते हुँ, थे। तो वो सीनियर मोस्ट होने की वज़ह से गरम रोटी जो थी वो हुँ, हुँ, बट बिल्कुल, इट वो वाज़ अ तो लक्ज़री। सीनियर्स के टेबल पे आती थी। और अच्छा, फिर एक ये पूरा एक वो सिस्टम था, आप कह लें कि उसको ट्रिकल डाउन टाइप सिस्टम था कि रोटी जो हाँ, है वो ये सीनियर के टेबल पे आती थी। फिर उसके बाद अगर सीनियर को कोई मसलन कोई जूनियर्स के साथ कोई अच्छी ताल्लुकात हैं, तो वो थोड़े-थोड़े कुछ-कुछ वो मोर्सल्स उधर भी चले जाया करते थे। हाँ जी, वो ऐसा ही। वो जिस तरह नून लीग की टिकटें जो वो है वो कसूर तक जो है वो उन्हीं को जाती है जो कश्मीरी बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। तो इस तो आहिस्ता-आहिस्ता वो पहुँच जाती थी रोटियाँ और भी बच्चों को जो जो कि डायरेक्टली उसमें नहीं थे। तो वो पैट्रनेज ऐसा भी था। और हसन अब्दाल में ये भी एक ख़ास बात थी खाने की कि वो आपको सिर्फ़ 15 मिनट मिलते थे। तो एक वहाँ स्टेज बना होता था, 2 हमारे मेस हॉल थे। तो जो स्टेज बना था और उसपे जो है वो जो टॉप प्रीफेक्ट थे वो बैठते थे। और वो जब वो बैठते थे तो मेरा ख़्याल है वो घंटी एक बजा देते थे, और जब वो ख़त्म होता था अच्छा, 15 मिनट, तो वो घंटी बजाते थे। ना आप उससे पहले खा सकते थे, ना आप उसके बाद खा सकते थे। तो ये घंटी वाला वो बड़ा एकेडमी और जल्दी-जल्दी मिलिट्री है लेकिन एपीएफ कॉलेज में नहीं होता था वो हाँ, लेकिन अलबत्ता ये होता था एक ग्लास जो था वो हुँ। ग्लास बेसिकली जब हम आके हाउस डाइनिंग हॉल में आते हुँ, थे तो हुँ। सब लोग अपनी चेयर के पीछे खड़े रहते थे तो एक लड़का जो था वो ग्रेस पढ़ता था बिस्मिल्लाह हुँ, वाला हुँ। बरकतुल्लाह वो बैठ जाते थे उसके बाद जब सब खा हुँ, लेते थे हुँ। तो तब वो जो सबसे सीनियर हाउस कैप्टन या कॉलेज प्रीफेक्ट होता था वो ग्लास को हुँ। 3-4 दफा मारता था ठक 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 तो सब लोग हुँ, उठ के हुँ, खड़े हुँ। हो जाते थे फिर वो एक और बच्चा जो था वो पढ़ देता था अल्हम्दुलिल्लाह इस अतामना व सकाना व इस तरह करके वो एक हुँ, हुँ। थी दुआ तो वो पढ़ा करता था। बहरहाल डॉक्टर साहब ठीक हो गया, अब हम इसको हाँ, यहाँ पे रोकते ज़बरदस्त। हैं और बिल्कुल, इसी तरह बिल्कुल। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक पे ज़रूर, डेफ़िनिटली। और ठीक ओके, है, चलें। बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। थैंक यू, खुदा